अगर गिलगिती जो है वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हाँ कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपने आप को कश्मीरी नहीं कहलाना चाहते, हाँ। तो हम क्यों जबरदस्ती उनको कश्मीरी कहलवाएं? दिस इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स जिसको मैं वैसे ही सब्सक्राइब नहीं करता। दिस इज नॉट अ वर्दी इनफ कॉज या वर्दी इनफ स्लोगन कंपेयर टू द इशू ऑफ कश्मीर। वो किसके दर पे जाके अपना माथा टेके कि भाई मेरा मसला हल करो? क्या वो मेयर के पास जाए, क्या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाए, क्या वो रेंजर्स के पास जाए, विफाकी लोगों के हाँ, पास? अगर फेडरेशन ही उन्हें छुट्टी कराती है तो ये मसला क्लैरिफिकेशन अथॉरिटी का इतना नहीं है जितना फेडरेशन की नालायकी का। ये जो इशू है ना, ये तो यानी पूरे सिस्टम का इशू है। मेरी नहीं, जितनी क्लैरिफिकेशन अथॉरिटी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड रीजन में है ना, जितनी क्लैरिटी है अथॉरिटी, उतनी क्लैरिटी प्रोविंशियल स्टेटस देने से नहीं रहती एक्चुअली। ना कराची में 3 गवर्नमेंट, कराची को किसी और पार्टी के हाथ में है, तो सिंध की गवर्नमेंट किसी और के हाथ में, फेडरेशन की गवर्नमेंट किसी और के हाथ में, तीनों की आपस में नहीं बनता हुआ नतीजा वो हुआ जो हमने कराची में देखा जब बारिशें हुई थी और कोई एक दूसरे पे, बिलावल साहब भी ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों पे, जो है वो बिलावल पे ब्लेम डाल रही है। फेडरेशन कह रही है कि हमारा तो ये कोई कमी नहीं है। सिस्टम जो है ना खुद ही फॉल्ट लाइंस को मजबूत कर रहा है। यानी पीटीआई को जब ब्लेम किया जाता था अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज इन केपी के, तो वो ये एक्सक्यूज देते थे कि ये हम हमारे पास हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। जो हमारे सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसके अंदर एक्चुअली अगर आवाम शिकायत लेकर चली जाती है ना किसी आमिल की, खलीफा के पास, तो उसको बदतरफ करना बाइंडिंग हो जाता है। इस्लामी होता है और फलां फलां। एग्जैक्टली मसले की रूट यही है कि गिलगित में, चूंकि गिलगित इज अ फेडरल सब्जेक्ट मोस्टली जो रहा है, तो मसला है अगर वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये मसला पॉलिटिकली थोड़ा सा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आपके जो बंदे हैं वो आपके लोकल्स होंगे, ना कि आपके वफाकी लोग होंगे। आप वफाकियों को आप ठुडा उस तरह से नहीं मार सकते, या वफाकियों को आप उस तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते जिस तरह से कि आप लोकल। आपको कल ना वो हुआ था, लास्ट टाइम जो तुम पूछ नहीं रहे थे कि कश्मीर में क्या सेंटिमेंट है हम्म। गिलगित वाले के बारे में। हम्म। तो कल हमारे साथ बड़ा एक मिसहैप सा ही समझ लो कि वहाँ पर ना एक है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF के नाम से। हम्म। तो जिसका ये जो नहीं है यासीन मलिक, हम्म। ये पता है ना यासीन मलिक का, हाँ। ये जो, तो इसकी पार्टी है, आज़ाद कश्मीर में भी है पार्टी इसकी। हालांकि ये बंदा तो खैर काफ़ी ज़्यादा ISI का ही मुझे लगता है। तो इसकी पार्टी के लोगों ने ना कल बहुत बड़ा वो किया हुआ था, लॉन्ग मार्च किया हुआ था। अच्छा। और उसकी वजह से ना वो लेकिन मैंने देखा कि मीडिया में ना कुछ आने नहीं देता कोई भी बंदा। गिलगित में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे पीछे, लेकिन किसी ने कुछ आने नहीं दिया था। तो कल हालांकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था मतलब। लेकिन इन्होंने ये किया कि एक तो उनको रोक दिया, मतलब पुलिस ने ना शदीद किस्म का लाठीचार्ज करके, शेलिंग करके उनको पीछे रोके रखा। जो कश्मीर और पाकिस्तान का जहाँ पे वो है ना, कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर, हम्म। वहाँ करीब नहीं आने दिया उनको, क्योंकि वहाँ सीपैक के वो चल रहे थे ना, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम्म। तो उससे बहुत पीछे उन्होंने रोक दिया उनको। तो ये पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आज़ाद कश्मीर पुलिस ने। हाँ हाँ, मतलब आजाद कश्मीर का मतलब पाकिस्तान हुआ ना? हाँ मतलब, हाँ मतलब पाकिस्तान की पुलिस से अच्छा, मतलब मैं ये समझा था कि तुम पंजाब पुलिस की बात कर रहे हो। हाँ 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 एग्जैक्टली, आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है। हाँ। आजाद कश्मीर पुलिस ने वो जो जम्मू एंड कश्मीर वो इलाका है जो इंडिया के हाथ में है, सो। अच्छा, उसकी बात नहीं कर रहा जम्मू एंड कश्मीर वाले की मैं। अच्छा। पाकिस्तान का जो है कश्मीर है ना, हाँ हाँ गिलगित को लेकर जो मसला हुआ था, हाँ हाँ कि जो गिल गिल असल में हुआ ये है कि गिलगित को जब इन्होंने वो सूबा बनाने के लिए किया ना, जो लास्ट हाँ टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तो गिलगित को लेकर कि आप गिलगित को आप कश्मीर से तोड़ के अलग क्यों कर रहे हैं, हम्म। उधर उसके लिए थी कि आप कश्मीर को ना, इसका मतलब ये है कि आप हिस्से करने लग गए हैं, हाँ हाँ तोड़ने लग गए हैं कश्मीर को हिस्सों में, और अब पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। उसके अगेंस्ट रैली थी, सही सही। तो जो ये कि आज़ाद कश्मीर आजाद के कश्मीर में लोगों थी। की। और ये लोग हाँ जा हाँ, आज़ाद। हाँ, और ये लोग जा रहे थे कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे ये लोग? इनकी रैली थी, रैली का जो पर्पस था वो ये था कि मार्च करेंगे फ्रॉम रावलाकोट हम्म। टू इस्लामाबाद। रावलाकोट मतलब एक सिटी है वहाँ पे, टू सही इस्लामाबाद। तो सही। अब इत्तेफाक, मतलब मुझे भी पहले नहीं पता था, इतनी कोई कवरेज नहीं मिलती। तो हाँ हम लोग तो चल पड़े ना कल शाम को, इधर से कश्मीर जा रहे थे, वीकेंड पे हाँ कश्मीर जा रहे होते हैं ना हर वीकेंड हाँ पे। हाँ। तो कल शाम को जा रहे थे, तो रास्ते में पता चला जी आप पता नहीं कौन से रास्ते से जाएंगे ना, वो पुलिस अच्छा, वाले कहने लगे, और क्योंकि कुछ रास्ता बता भी ब्लॉक नहीं हुआ। रहे कि कैसे। हाँ वो ब्लॉक हुआ था, और वो अब इस तरह से गवर्नमेंट ब्लॉक ने था कि ब्लॉक वहाँ किया पे हुआ था ताकि रैली ना गुजरे। रैली ना गुजरे। एग्जैक्टली, और वो ब्लॉकेट जिस जगह पे एग्जैक्टली ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ पे बहुत ही, यानी उन प्रोटेस्टर्स के बीच में और जो पुलिस थी उनके बीच में ना काफी ज्यादा टकराव हुआ, अच्छा वायलेंट टकराव था। हाँ। अच्छा। ये तो आपका आपको आपकी क्या समझ में आती है इस वाकये से? आपके आपको क्या बात समझ में आती है? या इस वाक़े से मुझे तो ये समझ में आता है कि वो, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम्म। अ, इनको आप कश्मीरी नेशनलिस्ट कह सकते हैं कि हम्म। कश्मीरी नेशनलिस्ट हैं। और वो उनका ये कहना कि आप गिलगित को अलहदा क्यों कर रहे हैं, कश्मीर से तोड़ क्यों रहे हैं, हम्म। मतलब ये एक मीनिंगलेस सी बात थी।
मेरे ख्याल से, क्योंकि गिलगित के लोगों का काफ़ी इस्तेहसाल है असल में, मसला ये है। तो जब वो एक सूबा बनेगा तो उनके तो अपने अपने हुकूक उनको मिलना शुरू होंगे, वो एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ चल पड़ती है ना। तो अभी तो गिलगित के लोगों का काफ़ी इस्तेहसाल है। यानी मीडिया में कुछ चीज़ें आती नहीं है ना। जैसे बहुत सारे अरसे से गिलगित में एक प्रोटेस्ट था, शायद कभी देखा हो, काफ़ी लंबे अरसे से एक धरना था गिलगित में। अच्छा। हाँ, वो वहाँ के लोगों ने किया हुआ था। अब वो मीडिया में आता ही नहीं। आप कभी पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल पे आपने नहीं सुना होगा कि वो धरना है, वो हल्का सा अखबारों में किसी कोने खुदरे में लिखा हुआ आता है। सही। तो अब वो होता इस वजह से है कि वो, क्योंकि वहाँ वो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ट्रू नहीं होती। और इस वजह से ना वो उनके लोगों के मसले तो हैं जिनको कि हल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कोई मसला फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कश्मीर को तोड़ ताड़ लें। यानी यानी अगर आपने बेच ही दिया है तो अब आप तोड़ दें उसको, मतलब हाँ नहीं मतलब उसको एक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक तुम ये कह रहे हो कि अगर पाकिस्तान ने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको गिव अप कर ही दिया है तो फिर हम्म, गिलगित बल्तिस्तान को यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेटस रखने का की कोई वजह नहीं है। हाँ, हाँ लेकिन मतलब यानी लेकिन तुम्हें ये बात तो समझनी चाहिए ना कि जो लोग अभी भी सीरियस हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से कि वो ये चाहते हैं कि उस पर पाकिस्तान तनाज़े को बरकरार रखे और वहाँ पे जो आज़ादी की मूवमेंट है उसको सपोर्ट मिले और यही डिस्प्यूट बरकरार है, वो लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे इस अमल को तो यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट इवन इफ यू से कि यार ये यानी इवन इफ यू डोंट एग्री टू देयर या यू थिंक दे आर नाइव, यू थिंक कि यार ये तो बहुत ही इनको यानी बिला वजह की पाक है इनकी क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना माइंड बना ही लिया तो फायदा नहीं है इस तरह के हरकतों का। लेकिन समझ रहे हो तुम यानी अगर इफ देयर इज इफ समबडी थिंक्स कि गिलगित बल्तिस्तान को ये प्रोविंशियल स्टेटस देने से कश्मीर कॉज नेगेटिवली अफेक्ट होती है तो और वो उनको लगता है कि कश्मीर कॉज इज इम्पोर्टेंट तो फिर वो तो ये करेंगे ना, मतलब समझ रहे हो। हाँ, असल में पता है क्या, हाँ, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी सही बात कर रहे हो, लेकिन इसमें एक एक मसला है थोड़ा सा। हम्म वो ये है, बिल्कुल ऐसी है एग्जैक्टली, मतलब कि अगर आपने कश्मीर के कॉज को लेकर चलना है तो फिर आपको लॉज भी वही बनाने हैं कि जो आपको सपोर्ट करें उसमें। हम्म लेकिन वो एक मसला है जिसकी वजह से ना मैं इस तरह की रैलीज को, मतलब बीइंग कश्मीरी डिसऑन ही कर रहा होता हूँ। वो हम्म उसकी वजह ये है कि मैं हम्म बैठा हुआ सिर्फ इसलिए कि, मतलब मैं बैठा हुआ ये डिसाइड तो नहीं कर सकता ना कि जो गिलगिती है हम्म वो ज़बरदस्ती कश्मीरी उसको मनवाऊँ मैं। अगर गिलगिती जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हम्म कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपने आप को कश्मीरी नहीं कहलाना चाहते, हम्म तो हम क्यों ज़बरदस्ती उनको कश्मीरी कहलवाएं। दो दो एस्पेक्ट्स हैं इन इन रैलीज के। एक सही एक एस्पेक्ट ये है कि गिलगित इज पार्ट ऑफ कश्मीर, सही। ठीक है, और वो टूटना नहीं चाहिए, हम्म ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गिलगित के आप जब आप उसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो आप असल में अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। ये हम्म जो दूसरा एस्पेक्ट है ये बिल्कुल ट्रू है। हम्म लेकिन वो जो पहला एस्पेक्ट है ना, जो कल की रैली थी, वो ज़्यादा पहले एस्पेक्ट से रिलेटेड थी सही। कि आप तोड़ क्यों रहे हैं कश्मीर को। तो भाई अब गिलगिती अगर आप समझते हैं कि कश्मीर के राजे ने ज़बरदस्ती उन पर कब्जा किया हुआ था, वो एथनिकली कश्मीरी नहीं है, कल्चरली कश्मीरी नहीं है, तो ठीक है, उनका हक है, वो हम्म अलहदा है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो उनका हक है ना। हम ठेकेदार क्यों बने उनके कि आप ज़बरदस्ती हमारे साथ रहें। ये मतलब खामखा की ठेकेदारियाँ होती हैं ना। नहीं लेकिन मतलब खामखा एक, ना, हम्म, खामखा तो ना हुआ ना, यानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तो कोई चीज होती है ना, यानी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन ये जो वो है ना कि डिवीजन या कि वो कश्मीरी अपने आप को नहीं कहलवाना चाह रहा है, यानी दिस इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स जिसको मैं वैसे ही सब्सक्राइब नहीं करता, यानी मेरे लिए बहुत मीनिंगलेस बात है कि गिलगिती अपने आप को कश्मीरी कहलवाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। और ये क्योंकि मेरी नज़र में तो यानी सारे लोग मुसलमान हैं, सही तो हम यानी हमारे नज़दीक जो है वो आज़ाद कश्मीर का बंदा भी मुसलमान है और गिलगित का बंदा भी मुसलमान है। तो हमारे नज़दीक ये जो आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स है इसकी कोई ख़ास वो नहीं है, मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो समझ रहे हो, यानी इट्स अ वेरी मीनिंगलेस आर्गुमेंट, इट्स नॉट अ वेरी यानी it doesn't stand on very strong moral grounds कि जी हम तो उनसे अलग हैं तो हमें आप अलग स्टेटस दें, आप हमें उनके साथ काउंट ना करें। तो यानी I think this is not a worthy enough cause या worthy enough slogan compared to
द इशू ऑफ कश्मीर, नहीं, द इशू ऑफ आजाद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे जो मजालिम हो रहे हैं और उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है हमें पॉलिटिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, तो दैट इशू इन माय माइंड इज like rated far above any identitarian politics basically, हाँ है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो उसमें उस चीज़ को बरकरार रखने में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या पर्टिकुलर रीजन का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। हाँ गिलगितियों अब का हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेसाल नहीं था। नहीं, अब इस्तेहसाल की जो डिस्कशन है ना, वो आई थिंक इन माय माइंड वो एक अलग डिस्कशन है कि इस्तेहसाल तो देखो, बलूचिस्तान को भी, बलूचिस्तान तो प्रोविंस है ना। एग्जैक्टली। तो प्रोविंस बनने से कौन सा इस्तेहसाल खत्म हो गया नहीं, बलूचिस्तान का? लेकिन एक मसला होता है ना कि जो आपको देखो, एक इस तरह का मसला होता है जो कि फॉर एग्जांपल जैसे कराची ही की बात हम कर लें। कराची का जो मसला पड़ता है ज़्यादा, अक्सर जो डिबेट्स में भी आता है, वो यही आता है ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसके दर पे जाके कराची का एक रेजिडेंट है, वो किसके दर पे जाके अपना माथा टेके कि भाई मेरा मसला हल करो। क्या वो मेयर के पास जाए, क्या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाए, क्या वो रेंजर्स के पास जाए, विफाकी लोगों के पास क्या करे? तो ये चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए लोगों के जहनों में। हाँ अब अगर ये चीज़ें क्लियर हों और उसके बाद आपका इस्तेसाल, जैसे बलूचिस्तान में आपको पता है, लोगों को पता है इस बात का कि हमें माथा टेकना है तो किसके दर पे जाके टेकना है। अब वो हम्म अलग बात है कि वो जिसका दर है उसको आप ठुडे मार रहे हैं, हम्म। तो दोनों स्टेप्स है ना। तो गिलगित बल्तिस्तान में असल में पहला स्टेप ही क्लियर नहीं है कि आपको माथा टेकना किसके दर पे है जाके। नहीं, पहला स्टेप तो तो क्लियर है। मसला ये है कि वहां भी मसला ये है, जो मसला तुमने अभी बलूचिस्तान बताया ना, कि जिसके घर में पे, जिसके दर पे माथा टेकना है, उसने वही ठुड्डे करा रहा है। ये है मसला, क्योंकि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलाके हैं, उनको वो किसकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं, ये तो क्लियर है ना। वो फेडरेशन की अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब फेडरेशन अगर उनको छुट्टी डीसीसी कराती है, लगे होते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, अगर फेडरेशन ही उन्हें छुट्टी कराती है, तो ये मसला क्लैरिफिकेशन अथॉरिटी का इतना नहीं है जितना फेडरेशन की नालायकी का है ना? यानी समझ रहे हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, और मेरी इसमें नजर लेकिन में एक तो, पॉलिटिकल कैच है। हाँ अच्छा, एक लेकिन पॉलिटिकल कैच है इसमें, पता है? हाँ, बोलो बोलो। पॉलिटिकल कैच पता है क्या है? पॉलिटिकल कैच अब एग्जैक्टली अगेन प्रॉब्लम आएगा बलूचिस्तान का, लेकिन वहां पर भी कैच वही है कि वो आपने फिर उनको ऑटोनॉमी दी भी तो नहीं ना। यहीं पे वो कैच आता है जो अक्सर हमारी डिबेट तो खैर नहीं होती, लेकिन अक्सर वो एक यूनिलैटरली मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वहदानी सिस्टम होता है पाक इस्लामी, और फेडरल सिस्टम जो है वो गैर इस्लामी होता है, और फला फला। एग्जैक्टली मसले की रूट यही है कि गिलगित में चूंकि गिलगित इज अ फेडरल सब्जेक्ट मोस्टली जो रहा है, तो मसला है अगर वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये मसला पॉलिटिकली थोड़ा सा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, हाँ क्योंकि नहीं, आपके जो बंदे हैं वो आपके लोकल्स होंगे, ना कि आपके वफाकी लोग होंगे। आप वफाकियों को आप ठुडा उस तरह से नहीं मार सकते, या वफाकियों को आप उस तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते जिस तरह से कि आप लोकल्स को ठहराते हैं। हाँ, लेकिन अब ये जो इशू है ना, ये तो यानी पूरे सिस्टम का इशू है मेरी नजर में। यानी इट्स नॉट, मेरा मेरा ख्याल ये है कि अगर यानी जितनी क्लैरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड रीजन में है ना, जितनी क्लैरिटी है अथॉरिटी, उतनी क्लैरिटी प्रोविंशियल स्टेटस देने से नहीं रहती एक्चुअली। क्योंकि जब प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाता है किसी इलाके को, तो उसमें दो उसके लीडर हो जाते हैं। एक उसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जाती है, और फिर उसकी एक फेडरल गवर्नमेंट आती है। कुछ एरियाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ एरियाज, इन एरियाज से मुराद ये कि हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, यानी इनमें से कुछ चीजें प्रोविंशियल के अंडर आ जाती हैं, कुछ चीजें फेडरल के अंडर रहती हैं। सही है। तो अब इसकी वजह से यानी क्योंकि दो दो वो हो गए, दो दो गवर्नमेंट्स हो गई हैं एक साथ, तो फिर जब कोई मसला आता है ना, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल पे डालेगी ब्लेम, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल पे ब्लेम डालेगी। वो यानी ब्लेम गेम चलता रहेगा, और आवाम को पता नहीं होगा कि किस पे, यानी किसका हम गर्दन पकड़ेंगे। जैसे कराची में हुआ ना, कराची में तो तीन गवर्नमेंट्स है। कराची की अपनी गवर्नमेंट जो है वो किसी और पार्टी उसकी हाथ में है, फिर वो सिंध की गवर्नमेंट किसी और के हाथ में है, फिर वो फेडरेशन की गवर्नमेंट किसी और के हाथ में, तीनों की आपस में नहीं बनती। तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा वो हुआ जो हमने कराची में देखा अभी कुछ दिनों पहले, जो बारिशें हुई थी, और हर कोई एक दूसरे पे, जी वो बिलावल साहब भी ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों पे, बाकी लोग एमक्यूएम जो है वो बिलावल पे ब्लेम डाल रहे हैं, और वो फेडरेशन कह रही है कि हमारा तो ये कोई काम ही नहीं है। सही है, सही है। लेकिन जब जब जब, जब यानी सिंगल गवर्नमेंट होती है ना, तो फिर उसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट के पास कोई यानी कोई एक्सक्यूज नहीं है अपने, उससे जान नहीं छुड़ा सकते आप, यानी आपकी जिम्मेदारी से आप जान नहीं छुड़ा सकते। और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल कॉस्ट, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नतीजा लाजमी निकलेगा कि सब इलाकों को जो है तवज्जो मिलेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका नतीजा कम से कम ये निकलेगा कि पॉलिटिकल कॉस्ट कौन बेयर करेगा ना उस नालायकी की, वो बिल्कुल क्लियर होगा। सही है ना? या ऐसा नहीं होगा कि ये यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको हम ब्लेम करें ना इस नालायकी के लिए।
और जहां तक इसका ताल्लुक है ना कि क्लैरिटी नहीं है या अकाउंटेबिलिटी लोकल्स के पास नहीं है, तो यानी बेसिकली जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड रीजन होते हैं, या अगर यूनिटरी सिस्टम होता है तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि जिस कैपिटल में ही बैठ के सारे मामला चलाए जा रहे होते हैं। हर यूनिट यानी हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर एक वाली होता है, फिर वाली के अंदर जो सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके अंदर आमिल होते हैं, और ये जो सारे लोग होते हैं इनकी जो 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 हमारे सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर एक्चुअली अगर आवाम शिकायत लेकर चली जाती है ना किसी आमिल की खलीफा के पास, तो उसको बरतरफ करना बाइंडिंग हो जाता है। यानी इस तरह के कुछ रूल्स हैं कि यानी इट्स नॉट सो इजी फॉर पीपल टू एस्केप अकाउंटेबिलिटी। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ऑटोनॉमी यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे तुम्हारी बात कटेगी। ये जो जब तुम बात कर रहे हो, देखो हम्म, अगर हम दोनों को अलग-अलग थोड़ा सा डिस्कस करें ना कि एक ट्रूली ट्रूली फेडरल सिस्टम और ट्रूली यूनिटरी सिस्टम हम्म, की अगर हम बात करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं। यानी अभी हम ये जो कराची में हो रहा है, ये असल में मेरे हिसाब से ना ये फेडरल और वो तो है ही है एक प्रॉब्लम कि आपका प्रोविंशियल और फेडरल के बीच में जंग चल रही है, लेकिन ज़्यादा शायद ये मल्टी पार्टी की वजह से भी है। एक दो तीन चीज़ें आ जाती हैं ना, मल्टी पार्टी सिस्टम है और फिर फेडरल सिस्टम है, और मल्टी पार्टी और फेडरल का जो भी वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो इस वक्त कराची में बना हुआ है। अब उसी तरह से आप अगर उसको उल्टाएं, आप केपीके में अगर आ जाएं और केपीके का आप वो टाइम देखें जब वहाँ पर गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी केपीके में, और यहाँ पर सेंटर में गवर्नमेंट नून लीग की थी। तो केपीके में सिवाय इसके के आपके जो अवार्ड्स मिलते हैं आपको, पैसों वाले जो अवार्ड्स होते हैं, आपको पैसे अवार्ड होते हैं, फाइनेंशियल अवार्ड्स जो होते हैं, उसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ब्लेम गेमिंग कभी भी आपको नजर नहीं आई केपी के अंदर कि जी ये मसला इस वजह से हल नहीं हुआ कि इस फेडरल का मसला था यार और हम नहीं कर सके। ऐसी वो बात ब्लेम नहीं है गेमिंग आपको सिर्फ कराची में नजर आती है। यार। करा और देखो, जहां तक मुझे याद है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जहां तक मुझे याद है जब ये था पिछली टर्म में, जब केपीके में पीटीआई गवर्नमेंट थी और पंजाब में उसकी थी, तो मैंने इतनी दफा सुनी है, इतनी दफा इमरान खान का मैंने बयान सुना कि हम नहीं कर सकते कुछ क्योंकि ये तो फेडरल के हाथ में है ये मामला। मैंने इतने बयान सुने उनके, यानी पीटीआई को जब ब्लेम किया जाता था अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज इन केपी के, तो वो ये एक्सक्यूज देते थे कि ये हम हमारे पास हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। और हाँ यानी वो बिल्कुल, नहीं नहीं, वो ज्यादातर जो है हमेशा, वो ज्यादातर हमेशा अवार्ड से मुतालिक होता था। देखो क्रेडिट किस चीज का लेते थे, अब आपकी जो मेजर इश्यूज हुआ करते हैं, हेल्थ होता है यानी बेसिक जो ऑर्गेनिक नीड्स हैं किसी भी सोसाइटी की ना, तो उसमें कोई ऐसा इशू केपीके में राइज नहीं हुआ सिवाय पैसों की एलोकेशन के। कोई भी चीज़ है ना जो कि पैसों की एलोकेशन से मुतालिक है, वो तो इशू होता है। उसके अलावा जो इश्यूज हैं जैसे कि टेररिज्म से निपटने वाला जो इशू था, वो तो फेडरल सब्जेक्ट था, तो वहां पर तो ये बात आएगी ना कि ये चीज़ फेडरल की है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आइडियली आप कह ही नहीं सकते कि जी ये उसका है ये इसका है, अपना ब्लेम आप दूसरे के कंधे पे डाल रहे होते हैं, लेकिन उसके वो एक लिमिट हो जाती है चीज़, यानी एक लिमिट में आप डाल सकते हैं। जो हालात कराची में हैं वो तो एक वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना कि आपको कोई समझ ही नहीं आती। हाँ नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा था कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ना, मेरी नजर में मल्टीपल पार्टीज का होना कोई इशू नहीं है, यानी अच्छी बात है। एक्चुअली ज्यादा पार्टीज का होना मेरी नजर में अच्छी बात है। इससे यानी जो अवाम है वो पॉलिटिकली जिसे कहते हैं ना, मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए जो अपने अपने एजेंडा को पुट फॉरवर्ड करें। इससे आपको नजर आता है कि वाइब्रेंस है सोसाइटी के अंदर, वाइब्रेंस है ना। मल्टी पार्ट और जब मल्टी पार्टीज होंगी तो जाहिर है कि उनमें मुखासमत होना भी यानी लाजमी अमर है उसका। तो आप मल्टीपल पार्टीज को बनने से तो नहीं रोक सकते ना। मल्टीपल पार्टीज को बनने से तो आपके किस किस प्रिंसिपल के तहत रोकेंगे? आप लोगों से ये कहेंगे कि नहीं सब आप एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम सब एक उम्मत है तो हम सबको एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, ऐसा यानी इसकी कोई एक्चुअली कुरान के अंदर जो आयत आई हैं कि लेट देयर अराइज फ्रॉम अमंग यू अ ग्रुप जो अमर बिल मारूफ करे व नही अनिल मुनकर करे, तो ये जो अल्फाज हैं वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से एक ग्रुप उठे ऐसा जो ये करे। लेकिन वो जो यानी वर्ड है ना, तो उससे यानी मल्टीप्लिसिटी यानी मुख्तलिफ ग्रुप उठ सकते हैं। जो आयत में जो अल्फाज ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुए ना, उससे आप यानी ये नहीं कह सकते कि एक ग्रुप अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर के लिए एक ग्रुप की बात की जा रही है कि तुम लोग एक ही ग्रुप बनकर हमेशा अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करो, ये नहीं कहा गया। तो यानी इस्लाम की रूह से मल्टीपल पार्टीज में कोई इशू नहीं है। और अगर मल्टीपल पार्टीज और अगर इस्लाम की रूप से ना भी बात की जाए ना, तब भी यानी इट डजंट मेक सेंस कि यू फोर्स पीपल टू बी पार्ट ऑफ वन पॉलिटिकल ग्रुप। यानी इससे अकाउंटेबिलिटी भी इंटरफेयर होगी अगर आपने फोर्स कर लोगों को आप एक ग्रुप में शामिल हो। तो यानी मल्टीपल पार्टीज का होना तो इशू नहीं है। जो इशू है वो ये है कि जब आप इस तरह का डिवीजन करेंगे और मल्टीपल पार्टीज एक दूसरे की दुश्मन है वो पावर लेंगी, तो फिर यानी फिर द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग
like a loop. The system is very weak. The system is open for this kind of जो झगड़ा है among parties to basically work to in this like create a disadvantage for the people. The system is itself is open to like this weakness या क्या कहेंगे उसको, fault line. सिस्टम जो है ना खुद ही फॉल्ट लाइंस को मजबूत कर रहा है, यानी समझ रहे हो? यानी अगर एक ही पार्टी हो जो सारे मामला संभाल रही है ना, तो यानी इट्स फार इजियर फॉर एवरीवन टू होल्ड देम अकाउंटेबल एटसेट्रा। खैर मैं भी वन पार्टी का तो खैर मैं भी नहीं वो होता, ये तो वो निकली थी बात। तो बहरहाल लेकिन एक मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि जब आप कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने कहा कि अगर एक वाली जो है किसी सूबे का या स्टेट का, उसके खिलाफ अगर अवाम शिकायत लेकर आ जाती है खलीफा के पास, तो इसको यानी मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में हम यही कहेंगे कि गवर्नर के खिलाफ अगर सारे लोग, एक मेजॉरिटी आ जाती है लोगों की, तो जो पाबंद होगा, जो प्रेसिडेंट है वो पाबंद होगा कि वो उस गवर्नर को माजूल कर दे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इसका मतलब यह कि कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा कि गवर्नर के खिलाफ अवाम है, उसका कोई मैकेनिज्म बनेगा, यानी कि वो वोट करके कहेंगे। हमने डिफाइन किया वो ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली होगी ना, यानी हर विलाया की अपनी एक मजलिस भी है, सही है? तो फिर वो जो मजलिस है वो अगर नाखुश होगी किसी वाली से, तो फिर उसके खिलाफ शिकायत लेकर वो खलीफा के पास जा सकती है। और खलीफा पे वो जो मजलिस है वो इलेक्टेड मजलिस है। हाँ, वो इलेक्टेड। अच्छा, और अगर वो मजलिस कहती है कि आप इसको माजूल कर दें, तो वो माजूल हो जाएगा। माजूल करना की पाबंद है खलीफा, लेकिन माजूल खलीफा ही करेगा। तो अगर खलीफा अड़ गया तो फिर कोर्ट पे भी जा सकती है बात, क्योंकि यानी उसको वो पाबंद है इस चीज से कि वो माजूल करे। यानी इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली आपका जो है वो जो असेंबली है वो लेजिस्लेशन करेगी कोई? नहीं, लेजिस्लेशन नहीं करेगी। तो अच्छा तो मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि सही वो लेजिस्लेशन नहीं करेगी, लेकिन वो यार ये तफसीलें हैं। देखो उसका मकसद ये होगा कि वो क्या करेगी असेंबली? वो सिर्फ खलीफा को, वो सिर्फ ये देखेगी, वो सिर्फ इम्पीचमेंट करेगी गवर्नमेंट। असेंबली का जो असल मकसद है ना, वो है ही अकाउंटेबिलिटी करना। ये उसकी जॉब है, उसकी जॉब ही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना। यानी मैं अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले मैंने तुमसे जो आर्ग्यूमेंट पेश किए थे ना कि अकाउंटेबिलिटी नहीं इंश्योर हो सकती मौजूदा निजाम में, उसमें जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मैंने दिया था ये दिया था कि आपने अकाउंटेबिलिटी को और हुक्मरानी को मिक्स कर दिया। जब आप मजलिस शूरा को हुक्मरानी का वो देते हैं ना, की जॉब दे देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो मजलिस जो है ना, उसमें वो लोग आते हैं जो असल में जो वेल्दी क्लासेस है ना, उनके लोग हैं, वो उन्होंने अपने बंदे वहां भेजे ताकि उनके लिए अहकामात जारी किए जाए, उनके लिए हुक्म कानून साजी की जाए। तो फिर और उनकी जॉब अकाउंटेबिलिटी भी है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि अकाउंटेबिलिटी या इंटरेस्ट से प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं वेल्दी लोगों को। लेकिन अगर ये मेरा क्रिटिसिज्म था मौजूदा निजाम पे, जो निजाम हम पेश कर रहे हैं उसमें मजलिस शूरा का सिर्फ एक काम है अकाउंटेबिलिटी। उनको कोई मराहत नहीं उस तरीके से मिलती, उनका कोई जॉब यानी गवर्नमेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं है एज सच, ना उनको उनमें से कोई मिनिस्टर वजीर या वो चूज होता है, तो और ना ही उनके पास नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाने का कोई वो है कि अगर बस इतनी मेजॉरिटी ने अगर बोल दिया कि खलीफा हैज टू स्टेप डाउन, तो खलीफा हैज टू स्टेप डाउन। यू कैन नॉट मेक खलीफा स्टेप डाउन एक्सेप्ट फॉर गोइंग टू द कोर्ट। सही है? तो सही। अच्छा, लेकिन अच्छा एक सेकंड, आज कोई एजेंडा तो नहीं था वैसे तुम्हारे जहन में? मेरे जहन में कोई एजेंडा नहीं था एक्चुअली, मैं सोच रहा था कि आज किस बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा तो मैं एक हमारा जो लास्ट जो कंटिन्यूएशन थी वो तो ये रहती थी कि हमने एक बात की थी ना कि एक सिस्टम प्रपोज हुआ था, और वो बड़ा अच्छा सिस्टम था जो प्रपोज हुआ था, और हमने ये बात करनी थी कि मौजूदा जो निज़ाम है वो उस सिस्टम से कितना कोरिलेट कर रहा है और कितना उससे डिविएट कर रहा है। हाँ नहीं, लेकिन मैंने आखिरी बात ये की थी कि मौजूदा निज़ाम क्यों इस्लामी नहीं है, यानी इस्लामी निज़ाम वही है जो मैं पेश कर रहा हूँ, और क्यों मौजूदा निज़ाम को हम यानी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते अहकाम हम वही यूज कर रहे हैं, असलूब मुख्तलिफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अहकाम ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस्लाम। ठीक है, तो हम मतलब बेसिकली हमने उसको देखना था कि मौजूदा निज़ाम क्यों इस्लामी नहीं है। लेकिन अभी जिस रो में डिस्कशन चल रही है वो उसमें मतलब इवेंचुअली तो अगर हम उस बात को डिस्कस करें तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक सो अब ये चल रही है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके पर भी मैं करना चाह रहा हूँ डिबेट, जो यानी कि वहदानी और विफाकी के बीच में अक्सर रहता है ना। अच्छा देखो, एक मसला ये है कि अभी तुमने कहा कि एक शूरा नहीं कहना चाहिए, एक काउंसिल होगी, प्रोविंशियल काउंसिल या प्रोविंशियल असेंबली, जो कि
अकाउंटेबिलिटी के लिए होगी गवर्नर की, और वो गवर्नर अगर उस काउंसिल के, उस असेंबली के अक्सरियत जो है वो उसको इम्पीच कर देती है गवर्नर को, तो वो गवर्नर माजूल हो जाएगा और फिर नया गवर्नर लाना पड़ेगा नहीं नहीं सेंटर नहीं को, नहीं 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 और ऐसे सेंटर एक नया there गवर्नर is a, लेकर आएगा। ना ना देयर इज अ डिफरेंस। इम्पीच प्रोविंशियल असेंबली नहीं कर सकती, प्रोविंशियल असेंबली खलीफा से शिकायत कर सकती है, इम्पीच खलीफा ही करेगा, इम्पीच ठीक है, यानी खलीफा। उनकी उनकी अक्सरियत ने ये कह दिया खलीफा को कि जी हमें नहीं चाहिए। हम्म, अब खलीफा जो है वो साइन करेगा कि जी ये आउट हो गया क्योंकि उधर से इम्पीचमेंट आ गई है। यानी हाँ, यानी इम्पीच से मुराद ये है कि फाइनली यानी हम्म, जिसको कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली हम्म, बॉटम लाइन ये बनती है, बॉटम लाइन ये है कि एक गवर्नर का अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए ये लाजिम है कि उसको वहाँ के लोगों की तायद हासिल हो, हाँ प्लस ऑब्वियसली कि वो खलीफा से नॉमिनेटेड हो, वो तो है ही है। हाँ लेकिन अच्छा, हाँ लेकिन अथॉरिटी फ्लो कर रही है फ्रॉम खलीफा। ओके, हाँ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी देखो अकाउंटेबिलिटी देखो फ्लो करती है कुछ फ्रॉम द चीज़ें ना अराउंड, मंजर, देखो अथॉरिटी फ्लो कुछ चीज़ें करती है मंजर फ्रॉम। ऐसी होती हैं, मंजर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बुराई नाम होती हैं, वो हम्म, हों तो फ़र्क पड़ता है, ना हो तो वो हों तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, उनको तो डिस्कशन में लाना ही नहीं चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट फाइनली साइन करता है कि जी हाँ आपने लेकिन बहुत ये सारे इस तरह का देखे होंगे मामला ना कि है नहीं, ना ना नहीं ना नहीं ये नहीं, जैसे जैसे हमारे नहीं नहीं एक मिनट देखो, हम्म, प्रेसिडेंट साइन करेगा। फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल दे देता हूँ ना कि आर्मी चीफ लगाना है, पता नहीं एग्जैक्टली ऐसे है कि नहीं है, हम्म, लेकिन आर्मी चीफ को लगाना है या कुछ करना है, हम्म, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजता है समरी कि जी आपने इस पे दस्तखत करने हैं। ये जो है अभी करंटली हमारे सिस्टम की बात करूँ पाकिस्तान में, कि आपने इसको लगाना है या एक्सटेंशन देनी है। और अभी पिछले दिनों यही मसला छिड़ा था ना, प्रेसिडेंट कहता है जी हाँ दे दी। अब बाय लॉ ये होता है कि जी जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया लगाना है तो आपने लगाना है, आप ये हाँ नहीं कह हाँ सकते कि नहीं लगाना। हाँ नहीं अगर आप ये लेकिन कह दें नहीं लगाना तो फिर अदालत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हाँ तो नहीं अब एग्जैक्टली ना लेकिन यहाँ पे इस ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, खलीफा विल इज अ mere साइनिंग अथॉरिटी, क्योंकि एक्चुअली खलीफा इज जिस हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, मुझे उसकी वजह नहीं पता क्योंकि शायद इस डिटेल को मैं इतनी तरह समझता नहीं हूँ अपने निज़ाम की, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम की, कि प्रेसिडेंट यूजुअली मैंने ये देखा है पिछले 3 टर्म से, तो ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट इज अ पपेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट पे बिठाता है किसी को ना यानी प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो मरहून मिन्नत है प्राइम मिनिस्टर का, लिहाजा यानी ही इज अ पपेट एंड ही विल डू व्हाटएवर द प्राइम मिनिस्टर टेल्स हिम टू डू। ठीक है, ये है ना मसला, जिसकी वजह से ही इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उसकी साइनिंग की कोई यानी उसकी फॉर्मेलिटी के से बियॉन्ड उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे ऐसा है नहीं ना, क्योंकि जो खलीफा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं नहीं, मैं ओवरऑल खलीफा, लेकिन सर तुम्हारी बात करें कि ओवरऑल खलीफा की मैं बात नहीं कर रहा। है। मैं अभी ट्रूली यानी गवर्नर के हाँ हाँ तो फंक्शन की बात कर रहा हूँ, हाँ कि नहीं जो नहीं गवर्नर का फंक्शन है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से बात कर हाँ रहा हाँ हूँ। नहीं मैं इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि खलीफा इज वेरी वेरी पावरफुल, और अगर प्रोविंशियल असेंबली खलीफा के पास लेकर जाती है शिकायत, तो ऐसा नहीं है कि खलीफा अगर उनको बहुत ज्यादा नाराज कर देगा तो उनके पास ऐसी कोई डायरेक्ट पावर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के पास कि खलीफा अपनी पावर बरकरार नहीं रख पाएगा। ऐसा नहीं, उस तरीके की डायनामिक्स नहीं है जिस तरीके की डायनामिक्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में मौजूदा निजाम में है नहीं, ना। खलीफा की पावर की बात नहीं कर रहा मैं गवर्नर की पावर की बात कर रहा हूँ कि गवर्नर के को माजूल करना है ना, उससे रिलेटेड पावर्स की बात कर रहा हूँ कि उसमें खलीफा के पास क्या पावर्स हैं, खलीफा यानी के पास ही प्रैक्टिकली पावर्स है क्या ना, वो पावर्स ना हैं उसके करे ना, पास। वो शिकायत आप लेकर गए उसके पास, खलीफा बाइंडिंग तो है कि अगर शिकायत आए तो खलीफा बरतरफ करे, बाइंडिंग तो है, खलीफा ना करे तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, और फिर कोर्ट ये कहेगा कि यूर बाइंडिंग, तो यानी फिर जो शिकायत आई है ना प्रोविंशियल असेंबली से, वो जो शिकायत हैं उनको उनका जायजा लिया जाएगा कि ये जेन्युइन शिकायत हैं, बाकी इनकॉम्पिटेंस या करप्शन हुई है, या ये एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है सिर्फ। तो यानी मतलब मैं समझ रहे हो, यानी देखो अल्टीमेटली मुझे एक बात बताऊं, अभी ये हाँ, ये हौच पौच बन गया है, ये हौच हम्म, पौच बन गया, हौच पौच इसलिए बन गया है हम्म, कि देखो पहले ये था कि मैं पता है हौच हम्म, पौच क्यों कह रहा हूँ, हम्म, बताऊंगा हौच पौच बन गया। मैं इसको ना बिल्कुल इसी पर्टिकुलरली जो कश्मीर में चल रहा था हम्म, और जो गिलगित में हो रहा था, हम्म, वही चीजें अपने जहन में रखते हुए एक पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक उस पिक्चर के ऊपर ना जो तुम्हारी प्रपोज्ड चीजें हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पर मसाइल हल हो रहे हैं और कहाँ पर मसाइल बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक है। है, जो पहला मसला था ना, हम्म, जो पहली बात थी कि एक असेंबली है, अगर वो गवर्नर को माजूल कर देती है तो खलीफा के ऊपर बाइंडिंग है कि वो माजूल है। इसमें आपके लोगों की, आपकी जो स्टेट है उसकी ऑटोनॉमी हम्म, जो है वो हर्ट नहीं होती। हम्म, ऑटोनॉमी से मुराद क्या है? ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि मैं एग्जांपल दे की बात करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर है, कहने को तो एक प्राइम मिनिस्टर है ना आज़ाद कश्मीर में, उसके हम्म, अपने कुछ इख्तियारात हैं, हम्म, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी भी है, ठीक है। हम्म, अब चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का बंदा है, गवर्नर तो नहीं है क्योंकि स्टेट नहीं है आज़ाद कश्मीर, लेकिन हम्म, चीफ सेक्रेटरी है जो कि ब्यूरोक्रेसी है, और वो सेंटर से डायरेक्ट
डील करता है, ठीक है। तो वो सॉर्ट ऑफ वाली टाइप चीज बन जाता है। यानी अगर हम एक सेंटर से लेकर बात करें तो वो सेंटर को बराह रास्त जवाबदेह है, वो बराह रास्त उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा वो जो सेंटर है उसको जवाबदेह है। तो लोगों को हमेशा रहता है कि यार कोई भी मसला है जो कि हल नहीं हो रहा, उसको हल करवाने के लिए हम किसके पास जाएं? हम जाते हैं चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो अगर नहीं कर रहा तो उसकी शिकायत हम जाकर प्राइम मिनिस्टर से करें। ये एक लंबा प्रोसेस बनता है, एक यानी पॉलिटिकली एक लंबा प्रोसेस बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक लंबा प्रोसेस बनता है। जबकि वो मसाइल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, वो तो प्राइम मिनिस्टर तो यहीं बैठा है, इससे तो हम पूछ सकते हैं ना कि आप ये मसले क्यों नहीं हल करें, क्योंकि वो तो आज यहाँ उसकी मीटिंग है, आज वहाँ उसकी मीटिंग है, और प्राइम मिनिस्टर की ही अपनी काउंसिल्स हैं जिनको कि हम कह सकते हैं असेंबली में जाकर के आप ये मसला क्यों नहीं हमारा हल कर रहे हैं। वो ईजियर होता है। तो जो भी मसला है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, वो ईजियर है उसके नोटिस में लाना बनिस्बत के चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाना। ठीक हो गया। तो इसलिए ये यानी इसलिए पावर की जो डेवोल्यूशन है टुवर्ड्स पब्लिक, यानी उसका फायदा आपको ये होता है कि आपको रीच आसान है, यानी रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास जाने में आपको रीच आसान होगी। हाँ नहीं, अच्छा ये बताओ कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो कितना पावरफुल होता है? वो पॉलिटिकली पावरफुल नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल होता है। मेरे ख्याल से डिफरेंस ये है कि वाली जो है ना, ही इज ऑलमोस्ट लाइक ही हैज pretty much all authorities as a Khalifa has, and he is very very independent, he is very powerful. तो उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ जो मामलात हैं जो फेडरेशन वाले मामलात, यानी जिस तरह आज डिवीजन हुई है, कुछ मामलात उनके हाथ में नहीं दिए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम, और उसकी वजह उसकी शरई दलील ज़्यादा मैंने जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि दिस विल हेल्प कीप मेंटेन द यूनिटी। यानी अगर आप वली को एक हद से ज़्यादा पावर दे देते हैं तो फिर वालीज जो हैं दे कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स सेपरेटिज्म। यानी अगर आपने उनको बरतरफ किया तो वो इस तरह जो मामलात हुए थे हज़रत अमीर माविया के, तो उन सारे वाक़यात को देखते हुए बेसिकली ये किया गया सजेस्ट कि जो मोटे आर्मी है ना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो वाली के ख्याल में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जनरली जो है वाली इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो यानी मुझे ये लगता है कि ये फर्क है मेरा ख्याल से चीफ सेक्रेटरी और वाली की कंपैरिजन। हाँ, वो इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है ना, वो तो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। हाँ, लेकिन मतलब मैं चीज़ को ना थोड़ा सा मेल्ट डाउन या कन्वर्ज करना चाह रहा हूँ, यानी या मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि जो खदशात होते हैं ना कि किसी भी सिस्टम में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जो तुम बात कर रहे हो इस सिस्टम में। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हम बात कर रहे थे ना कि फलां सिस्टम जो है वो फेडरल है या वो यूनिटरी है, तो उसका रूट मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ज़्यादा लेजिस्लेशन से है, गवर्नेंस से नहीं होता। जितना ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो आप स्टेट्स को देते जाते हैं, सूबों को देते जाते हैं, उतना ज़्यादा आप फेडरल करते जाते हैं चीज़ को या किसी भी मुल्क को, और जितना ज़्यादा आप लेजिस्लेटिव पावर्स उनसे लेते जाते हैं उतना ज़्यादा आप उसको सेंटर ओरिएंटेड करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा लेजिस्लेशन से ज्यादा है ये चीज रिलेटेड। ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उससे रिलेटेड भी है, लेकिन ज्यादा लेजिस्लेशन से है। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे होते हैं ना, अभी थोड़ी देर के लिए ना वो गवर्नर वाली चीज को डिलीट कर लो जहन से, ताकि वो मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल एक नए सिरे से आए। अगर फर्ज कर लो कि लेजिस्लेशन ये हुई है सेंटर में बैठ के कि तमाम इतना जो बजट है वो सेहत पर लगाया जाएगा और इतना जो बजट है वो तालीम पर लगाया जाएगा, ठीक है। और उसका असर ये हुआ कि वो ऑल अक्रॉस स्टेट्स वो लगा दिया गया, ठीक है। यानी शूरा ने ये फैसला किया, शूरा जो लेजिस्लेटिव शूरा है वो सेंटर में बैठती है, उसने ये फैसला किया कि इतना जो बजट है वो तालीम पर लगाओ और इतना बजट जो है वो सेहत पर लगाओ, और आपने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वो जारी कर दिया। केपीके के जो लोग थे उन्हें ये नजर आया कि हमारे यहाँ तालीम का म्यार बहुत ऊंचा है ऑलरेडी, और सेहत जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए था इस साल में, उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे। सिंध के लोगों को ये लगा, इसका उलट लगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेहत तो हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, तालीम में हम बहुत पीछे हैं, हमें ज्यादा जो चाहिए था बजट और ज्यादा जो फोकस चाहिए था ना वो तालीम में चाहिए था, सेहत में नहीं था। तो दोनों का उलट हो रहा है। तो इस चीज को आप फेडरल सिस्टम के अंदर, यानी इस चीज को आप यूनिटरी सिस्टम के अंदर रहते हुए, और जैसे जैसे आपकी स्टेट बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे आपकी स्टेट एक्सपैंड करेगी, तो ये चीजें
उतनी ज्यादा डाइवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अभी तो मैंने बात किया ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत की बात थी, ये चीजें पॉलिटिकली भी चीजें चेंज होती जाएंगी, आगे आपके मामला चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा कानून बन जाए जो पठान कल्चर के लिए बिल्कुल भी अनसुटेबल हो और सिंध कल्चर के लिए सुटेबल हो, और उसका उलट कोई कानून बन जाए। मतलब मैं पॉलिटिकली बात करूं, जैसे जैसे लोग नाखुश हो जाते हैं। तो इन चीजों को आप सेंटर में रहते हुए कैसे रिजॉल्व करते हैं फिर, अगर आप यूनिटरी रखते हैं सिस्टम को? तो इंटरेस्टिंग। देखो जो तुमने बात की बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर जो मेरी अंडरस्टैंड, अब जाहिर है कि आई विल हैव टू एक्चुअली डिग इनटू दिस टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स माय सेल्फ, लेकिन जितनी मुझे अभी पता है मैं उतना तुम्हें बता देता हूँ कि जो इस्लाम का ये जो स्पेशल तुमने जो इश्यूज उठाए वो इकोनॉमिक यानी एक्सपेंडिचर से मुताल्लिक ज़्यादा हैं इस वक्त, जो जिसको मैं पहले एड्रेस करूँगा। तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो यानी देयर इज अ पोर्शन ऑफ द वेल्थ जो कि लाजम है खलीफा पे कि वो यानी उन्हीं हेड्स पे लगाएगा जो हेड्स शरा ने कह दिया। जैसे वो ज़कात के जो फंड्स है ना, ज़कात के फंड्स और अच्छे खासे होते हैं ज़कात के फंड्स। अभी हम ज़कात जो है प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं होती है हमारी स्टेट में। ज़कात के जो फंड्स हैं वो खलीफा के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो जो बेसिक नीड्स पूरी करने में लगने हैं वो लगने हैं जिस तरह लगने हैं। लेकिन बहुत सारी वेल्थ ऐसी है जो स्टेट वेल्थ कहलाती है, जो पूरी तरह खलीफा का इख्तियार होता है, उसका इज्तिहाद होता है उसमें कि वो किस तरह उसको खर्च करेगा। बट हैविंग सेड दैट, खलीफा की ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हमारी मौजूदा निज़ाम में भी लिखा हुआ तो ये है, लेकिन हमारे निज़ाम में और इस निज़ाम में ज़रा एक फ़र्क है, मैं बताऊंगा। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम लोगों की जो बेसिक नीड्स है ना वो खलीफा को पूरी करनी लाजिम है, सही है। जिसके अंदर जो रोटी कपड़ा मकान है वो एक लाजिम हक है तमाम लोगों का, जो खलीफा को मीट करना जो उस पर फ़र्ज आता है। और अगर निगलेक्ट होता है तो यानी इट्स अ क्लियर कट निगलेक्ट इन द खलीफा की ड्यूटी, इनकॉम्पिटेंस का वो प्रूफ है, जो कि यानी ठीक ठाक मसला बन सकता है खलीफा के लिए अगर वो ही इज फाउंड टू बी इनकॉम्पिटेंट और उसके खिलाफ इस तरह की शिकायत लेकर जाई जाती है। तो दिस कैन बी ग्राउंड्स फॉर हिज मेकिंग हिम स्टेप डाउन, कि वो ये बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, हेल्थ, ये जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर 3 हेल्थ एजुकेशन 3 और है। तो यानी एक ये अब तुम कह सकते हो कि यार दिस इज, ये स्लोगन तो हमें हर जगह सुना है और ये नहीं, दिस इज हाउ कैन यू इंश्योर कि ही इज हेल्ड अकाउंटेबल। एक और एंगल है वो ये है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं ना जिसमें आवाम अपने मसाइल से, मैंने तुम्हें पहले भी बात की है कि जिसमें आवाम अपने मसाइल से आगाह होते हैं कि हमें अगर जो फंड एलोकेट हुआ है तो हम इस फंड को किस चीज़, हमारे लिए क्या, हमारे नज़दीक क्या चीज़ प्रायोरिटी है। तो अगर आवाम से राय ली जाए तो फिर उस पर अमल करना भी बाइंडिंग होता है। तो यानी ये वो मामलात हैं जिसमें आवाम की राय बाइंडिंग होती है खलीफा पे कि वो उस पर उसको अप्लाई करे। तो ये भी एक एंगल है। सही, आई डोंट नो हाउ सैटिस्फैक्टरी दिस इज, लेकिन मुझे ये लगता है कि यानी हम ऐसा नहीं है कि हम खला में बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस हमें नजर आता है कि ये जो सिस्टम है ये अप्लाई किया गया पहले हिस्टोरिकली, और हमने ये देखा है कि यानी इस तरह के मसाइल, यानी बहुत जो हिस्टोरियंस मैंने पढ़ा वो ये कहते हैं कि जो हमारी रियासतें थीं यू कैन से दे वर नेगोशिएटेड स्टेट्स का एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि जो पावर मेंटेन की जाती थी उसमें बहुत ज़्यादा लोकल्स के साथ नेगोशिएशन की बुनियाद पे की जाती थी, और लोकल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता था अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने में, जो सुल्तान है उसकी या सुल्तान के जो अपॉइंटीज़ हैं उसकी उनकी। तो यानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड अप वाला एलिमेंट हमें नज़र आता है हिस्टोरिकली। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आप लोगों को नाखुश रखें और आप अपनी जो है ना आप अपने इक़्तिदार को भी मेंटेन रखें। और मुझे ये लगता है कि उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जब आप लोगों को नाखुश रखते, उस ज़माने में तो ये था, पावर डायनामिक्स ये थी कि अगर लोग आपसे नाखुश हुए तो जो आपकी अथॉरिटी है वो वीकन होगी और आपके जो दुश्मन होंगे वो उनको आपके उन इलाकों पे कब्जा करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी, और आप अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट। तो अब यानी वैसे अब आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी कोहेरेंट। नहीं सही। और ये जब आप कह रहे थे कि उस जमाने में, तो आप जमाना कौन सा रेफर कर रहे होते हैं?
मतलब मैं एक्चुअली प्री मॉडर्निटी आप कह लो, प्री मॉडर्निटी प्री मॉडर्निटी में आपको लगता है कि वो फेडरल नहीं हुआ करता था, नहीं। यानी यूनिटरी सिस्टम हुआ करता था? हाँ अच्छा, हाँ, देख लो मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल 100%, 100%। अच्छा, वहदानी निज़ाम है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द सेंटर टू द अपॉइंटीज। जो लोग वाली हैं, वला हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं खलीफा के। अब आप ये कह सकते हैं कि लेट अब्बासी जो पीरियड है उसके अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं दे आर मच मोर पावरफुल एंड ऑटोनमस दैन द खलीफा इन प्रैक्टिस। और ये चीज़ तो हमें नजर आई इवन खुलफाए राशिदीन के दौर में भी, जब हमें मुआविया जो है, अमीर मुआविया, वो ही बिकेम वेरी मच मोर ऑटोनमस एंड पावरफुल दैन द सेंटर। और फिर उसकी वजह से हमें डिविजन्स होते हुए नजर आ रहे होते हैं कि मसले खड़े हो रहे हैं उसकी वजह से। तो एक्चुअली यानी अथॉरिटी वाज कंसोलिडेट। जब हम कह रहे हैं ना यूनिटरी निज़ाम है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि लीगली वेयर इज द अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम? अथॉरिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम द सेंटर। यानी जो अमीर माविया हैं उसमें सीरिया के अंदर, अगर वो अपॉइंटेड हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, खलीफा ने की है, उनकी अपॉइंटमेंट लोगों ने नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि खलीफा बरतरफ करेगा तो उसको उनको स्टेप डाउन करना होगा। और खलीफा को लोगों की इजाजत की जरूरत नहीं है उसको बरतरफ करने के लिए। खलीफा को वो ख्याल आया रात को उठ के कि मुझे वाली बदलना है, खलीफा को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो ही हैज टू मेक द वाली स्टेप डाउन एंड ही विल रिप्लेस द वाली। तो अथॉरिटी इज जस्ट लाइक अगर आज हम गवर्नर सिंध को सेंटर बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। बदल सकते हैं बिल्कुल। यस। हाँ, तो इस वजह से हम ये कह रहे मतलब हैं। लेकिन मैं एक चीजें क्लियर नहीं कर पा रहा ना सर, मैं देखो, हाँ हाँ बोलो। मैं क्लियर इसलिए नहीं कर पा रहा कि ये बातें ना, यानी अगर 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 मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपके जहन में ना चीजें खुद समझते हुए या एक्सप्लेन करते हुए हमें खलिश होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पे लूप होल है, या कहीं ना कहीं पे हम लॉजिक से हटकर अपनी पसंद की चीज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लॉजिक में फिट नहीं बैठ रही। जब भी खलिश आएगी वो इसी वजह से नहीं आएगी नहीं देखो जहन के अंदर। देखो खालिश है ना, खालिश है। नहीं नहीं, मैं अभी अभी पूरा पूरा कर लूं खलिश। मैं बता रहा हूँ ना कि क्यों। करंटली जो हमारा गवर्नर होता है पाकिस्तान के सिस्टम में, गवर्नर कहाँ का अपॉइंटेड है? विफाक से ही अपॉइंटेड है ना। और गवर्नर को विफाक जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे लगा सकता है। और जब कभी आपकी जो सूबे की असेंबली है वो कहती है कि गवर्नर को वो करो, गवर्नर का राज लगाओ, तो गवर्नर राज लग भी जाता है। यानी अगेन बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी अभी भी हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज, नहीं नहीं, मैं पूरा 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 कर लूं। देखो, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल ठीक है। यानी मैं उसको अपने जो मेरा क्वेश्चन था ना उसके देखो वापस उसी तरफ चले जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि क्लेम ये है कि यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए। यानी जब आप कह रहे हैं कि फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए, तो पहले हम डिफाइन कर लें कि यूनिटरी हम कहते किसको है, फेडरल हम कहते किसको है। ठीक है, तो मैंने अपनी डेफिनेशन ये दी कि यूनिटरी का मतलब ये है कि आपकी तमाम की तमाम लेजिस्लेशन यानी एक स्पेक्ट्रम है। लेजिस्लेशन जितनी ज्यादा सेंटर के पास रहेगी उतना ज्यादा वो यूनिटरी सिस्टम रहेगा, और लेजिस्लेशन जितनी ज्यादा सूबों को मुंतकिल होती जाएगी उतना ज्यादा वो फेडरल सिस्टम होता जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी डेफिनेशन ये दी। जब हम कह रहे होते हैं ना कि बहस करते हैं कि सिस्टम फेडरल होना चाहिए या यूनिटरी होना चाहिए, तो डेफिनेशन हमारी सेम होनी चाहिए। अगर आपके जहन में डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरे जहन में कुछ और होगी, तो वो बहस का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। हाँ नहीं ठीक है, देखो तो क्या आप ये यूनिटरी और फेडरल की यही डेफिनेशन समझते हैं जो मैंने की है? मेरा ये ख्याल है कि जो डिफाइनिंग डिफरेंस होता है ना बिटवीन अ फेडरेशन एंड अ यूनिटरी सिस्टम, वो होता है कि जो यूनिट है जो यूनिट है वो अपनी गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रहा है वो कितना इंडिपेंडेंटली फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द सेंटर। यानी उस गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कितनी मरहून मिन्नत है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन लेजिटिमेसी या सर्वाइवल या स्टेबिलिटी, कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है वो फेडरेशन की उसके ऊपर, फेडरेशन के फैसले के ऊपर। यानी फेडरल गवर्नमेंट के फैसले से क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट तब्दील हो सकती है, समझ रहे हो? या फेडरल यानी जो बरतरफी की जा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट के लीडर की बरतरफी की जा सकती है, या उसको उसके डिसीजंस को ओवरराइड किया जा सकता है। अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो फेडरेशन को ओवरराइड कर सकती है। सही है। तो हम जब ये कह रहे हैं यूनिटरी सिस्टम में, हम ये बात कर रहे हैं कि essentially the whole of the land is under this authority of a single person, which is who is ruling from the center essentially. और जो वाली है या जो गवर्नर है, he is simply a delegated authority from he is a naib, say he is a vicegerent of the khalifa.
तो एक वाइसजेरेंट की जब आप वाइसजेरेंसी कहेंगे उसको तो वो एक यूनिटरी सिस्टम होगा, लेकिन जब आप उसको एक ऑटोनमस गवर्नमेंट बोलेंगे इन द सेंस कि ही इज अपॉइंटेड by the province itself, yani he is taking his authority from the people of the province. The people of the province have the final say in his appointment as well as his stepping down. So ये final say people की है. So he's not taking his authority from the center. तो फिर हम ये कहेंगे कि it's a यानी division हो गया, authority का division हो गया. Authority is flowing from different centers. जो खलीफा की authority है वो flow कर रही है differently, लेकिन खलीफा से मुंतकिल नहीं हो रही है, वो अथॉरिटी फ्लो नहीं कर रही फ्रॉम द खलीफा टू द वाली, बल्कि वाली जो है ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ द खलीफा. तो ये इसको हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ यूनिटरी सिस्टम, हम इसको कहेंगे इट्स अ कॉन्फेडरेशन, इट्स अ फेडरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस. ये है मेरी नजर में. लेजिस्लेशन जो है वो इसमें इतना की रोल नहीं है मेरी नजर में. यानी यही जो डिवीजन है ना गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, अब मौजूदा निज़ाम में और इस्लामिक निज़ाम में बहुत फंडामेंटल मसला है ना लेजिस्लेशन के मामले में. तो नहीं, इस्लामी पे नहीं आते ना, पहले हम अपने टर्म्स के ऊपर रहते हैं कि हम मतलब उनको डिफाइन किस तरह कर रहे हैं ना. सही, लेकिन मैं इस्लामी की बात इसलिए कर रहा था कि मौजूदा निज़ाम में लेजिस्लेशन भी फ्लो करती है फ्रॉम द पीपल इन जनरल. लेजिस्लेशन फ्लोज फ्रॉम द पीपल. सही है. तो इस वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं इन प्रोविंसेस, दे आल्सो हैव द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट. सही है. तो लिहाजा गवर्नमेंट फॉर्म किस मैकेनिज्म के तहत हो रही है, वही मैकेनिज्म फिर डिक्टेट भी करेगा कि लेजिस्लेशन किस मैकेनिज्म के तहत हो रही है. नहीं, लेकिन वो लेजिस्लेशन तो इस्लामिक सिस्टम में भी लेजिस्लेशन का एक पार्ट ऐसा है जो कि फ्लो करता है फ्रॉम द पीपल. हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है. देखो छोटा है, अब अगेन छोटा है या बड़ा है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि फ्लो करता है फ्रॉम पीपल, और उसको डिफाइन मतलब पीपल ही डिफाइन कर रहे होते हैं ना. अब वो पार्ट छोटा है या बड़ा है उसकी बहस में अभी नहीं जाते. एक पार्ट है, यानी एक काउंसिल है, एक शूरा है जो कि लोगों के ऊपर मुश्तमिल है ना, और वो ऑब्वियसली वो लोग पूरे मुल्क से हैं. ठीक है, हम उसी पर्टिकुलरली उसी की बात कर लेते हैं ना. अभी हम पर्टिकुलरली अज्यूम कर लो कि वो यानी लेजिस्लेशन के वो रूल्स जो कि कैटेगरी इसी वाले में फॉल करते हैं. जब हमारे लास्ट टाइम हुई थी कि दो कैटेगरीज है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी. शूरा वाली कैटेगरी जो लोगों की शूरा वाली कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अभी तो अब ज़हन में बस रखना कि हम उसी की बात करें जब भी हम डिस्कशन करेंगे. अच्छा, अभी बात बताओ कि जो डेफिनेशन अभी ठीक है, जो तुम्हारे जहन में एक डेफिनेशन आई, मेरे जहन में एक डेफिनेशन है, तो तुम्हारे जहन में जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो मेयर है एक सिटी का, उसमें यानी मेयर में और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मेयर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो भी यूनिटरी और फेडरल, अगर हम उसको एक वो समझे, यानी वो भी यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा एक मुल्क है. ठीक है, मुल्क के कुछ स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स के कुछ सिटीज हैं. ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो फ्लो है, गवर्नमेंट की जो ब्रेकडाउन है सिस्टम की, वो इस तरह से है कि कुछ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं जो कि सेंटर के पास हैं, और कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं जो कि सेंटर के पास हैं, जो कि पूरे मुल्क के ऊपर अप्लाई होती हैं. फिर हम कहते हैं कि कुछ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं जो कि यूनिट्स के पास हैं, प्रोविंसेस के पास हैं, और कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं जो कि उनके पास हैं. फिर वहां से मजीद नीचे फ्लो डाउन होता है, और नीचे फ्लो डाउन ये होता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो कि मेयर्स के पास हैं, और वो भी इलेक्ट होते हैं. यानी मेयर्स भी एक गवर्नमेंट है, किसी भी जिनकी गवर्नमेंट की जो जुरिसडिक्शन है वो उन सिटीज के ऊपर है, वो भी इलेक्ट होते हैं. वो भी उनकी प्रॉपर, यानी आप उनको गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मेयर, वो है सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर. हाँ, इलेक्ट नहीं होता है, अपॉइंट होता है. मेयर्स इलेक्ट होते हैं, मेयर्स के इलेक्शंस होते हैं. पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात. हाँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, कि मेयर्स यानी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है ना कि जो मेयर्स होते हैं वो आपके वो इलेक्ट हो रहे होते हैं. तो आपके इलेक्शन जो है वो अगर देख लो तो अब वो 3 तरह के इलेक्शन रह जाते हैं. एक मेयर्स वाले इलेक्शन होते हैं, एक प्रोविंस वाले इलेक्शन होते हैं, और एक सेंटर वाले इलेक्शन होते हैं जहां पर की गवर्नमेंट फॉर्म होती है. ठीक है, लेकिन कभी भी मेयर का जो रिलेशन है प्रोविंस के साथ, उसको फेडरल और यूनिटरी कंसिडर नहीं किया जाता. हमेशा प्रोविंस का और जो सेंटर का रिलेशन है उसको कंसिडर किया जाता है फेडरल और यूनिटरी के बीच में. क्यों ऐसा? लेजिस्लेशन यानी क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या डिफरेंस है जो मेयर और प्रोविंस के रिलेशन में नहीं है, और वो डिफरेंस प्रोविंस और सेंटर के रिलेशन में है? वो लेजिस्लेशन का डिफरेंस है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनकी अलग-अलग जो कि ये डिफाइन करती हैं, जिसकी वजह से कि मैं ये समझ रहा हूं कि लेजिस्लेचर असल चीज है जो कि आपको डिफाइन करता है कि आप यूनिटरी हैं या आप वो हैं, आप फेडरल हैं. तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से मुतालिक नहीं है, यानी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन 3 लेवल्स के ऊपर है, जबकि फेडरल और यूनिटरी 2 लेवल्स के ऊपर है. तो असल चीज जो है वो लेजिस्लेशन से मुतालिक है, असल चीज शूरा से मुतालिक है.
अब वो जो मिसाल मैंने दी थी ना स्टार्ट में कि एक यूनिट है जो ये समझता है कि हमें तालीम के मसले के ऊपर कम पैसे खर्च करने हैं और सेहत पे ज्यादा खर्च करने हैं, और दूसरा यूनिट ये समझता है कि हमें इसका उलट करना है, तो वो अपने हिसाब से लेजिस्लेशन करेंगे, ये अपने हिसाब से लेजिस्लेशन करेंगे। ये लेजिस्लेटिव मामला है ना, इसमें वोटिंग होगी, शूरा, यानी आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रोविंस ए के लोग जो हैं वो सेहत को तरजीह देना चाह रहे हैं या तालीम को तरजीह देना चाह रहे हैं, और प्रोविंस बी के उलट करना चाह रहे हैं? आप ये डिफाइन किस तरह करेंगे? शूरा डिफाइन करेगी ना, इसी शूरा का नाम लेजिस्लेचर है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सूबों के अंदर ये लेजिस्लेचर नहीं है जो कि सूबों की मर्जी और मंशा को डिफाइन कर सके, तो आपका ये वाला रोल खत्म हो जाता है। यानी सूबों की अलग-अलग मर्जी को जांचने का पैमाना ही नहीं रहा अब आपके पास। यानी अब आपका एक ही लेजिस्लेशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अप्लाई होगा बाकी सूबों के ऊपर। गवर्नमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूटिव फॉर्म, गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होगी, वो एक अलग बात है। यानी पॉलिसीज, लेजिस्लेशन वो एक ही है जो कि फ्लो करेगी सारों के ऊपर। यानी मेरे जहन में जो मसला रहता है हमेशा कि अगर आप यूनिटरी सिस्टम रखें तो प्रॉब्लम्स कहां पे क्रिएट होंगी? वो प्रॉब्लम्स यहां पर हैं कि आपके पास सूबों के लोगों की मर्जी जानने का तो कोई पैमाना ही नहीं रहा अपने लेजिस्लेशन के अंदर। तो तुम ये कह रहे हो कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के डिफरेंस की वजह से हम सिटीज के अथॉरिटी को पार्ट डिफरेंट नहीं तस्वर करते, क्योंकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी प्रोविंसेस के हाथ में है। सो जैसे इट डजंट मैटर कि मेयर जो है वो अगर लोकली इलेक्टेड भी है तब भी हम उसको एक सेपरेट पार्ट नहीं मानते फ्रॉम द प्रोविंस। हाँ, मेयर के यानी सारे मेयर ने जस्ट अप्लाई करनी है चीजें। मेयर के हाथ में क्या क्या है, मेयर ने क्या, वो क्या कर सकता है, वो कानून खुद से नहीं बना सकता, वो प्रोविंशियल का बनाया हुआ कानून को उसने जस्ट अप्लाई करना है। हाँ। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा मेयर है जो बेस्ट अप्लाई करता है आपके ऊपर, मेयर ए और मेयर बी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस और भी है मेरी नज़र में, और वो है जो वो है पैसों का जो वो है ना कंट्रोल, वो किसके हाथ में? यानी ये भी मसला है कि जो प्रोविंसेस हैं, बिकॉज दे आर दे होल्ड द कीज टू द ट्रेजरी, तो लिहाजा वो बहुत लिमिट कर सकती हैं उनकी पावर को, मेयर्स की पावर्स को और मेयर्स की इकोनॉमी को, बाय कंट्रोलिंग हाउ मच मनी विल फ्लो टू द सिटी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। यानी बेसिकली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में कितना इंडिपेंडेंट है एक बॉडी। एग्जैक्टली, ये भी एक वो है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और पैसे का जो फ्लो है उसको डिफाइन करने में कि बॉडी कितनी एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये यानी इट्स मोर देन लेजिस्लेशन, क्योंकि जो तुमने लेजिस्लेटिव इश्यूज भी तुम उठा रहे हो ना, वो यूजुअली कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस से रिलेटेड लग रहा है मुझे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियल, क्योंकि देखो लेजिस्लेशन तो इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म ना। लेजिस्लेशन का डिफरेंस इतना नहीं है, की डिफरेंस मेरी नज़र में इतना की डिफरेंस नहीं है। लेजिस्लेशन यूजुअली जो लेजिस्लेशन हो रही होती है दुनिया भर में भी, वो भी यानी लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे उसको। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंसेस, तो आप उसको लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे, आप उसको एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस ही कहेंगे। एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस, एग्जैक्टली। तो मतलब अल्टीमेटली आई थिंक कि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस ही डिफाइन करती है। आई थिंक यू शुड एग्री विद मी कि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस इज द की। नहीं, दो चीज हुई ना, यानी एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस तो है ही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस को कोई चीज डिफाइन भी तो करती है ना कि ये चीज, यानी एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस की कोई ना कोई मदर है जो कि एग्जीक्यूटिव मामलात को भी तो डिफाइन कर रही है। और मतलब मैं जो पहले लेजिस्लेचर पे ज्यादा जोर दे रहा था, वो लेजिस्लेचर प्लस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, यानी दोनों चीजें। लेजिस्लेचर प्लस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है कि जितना ज्यादा आप किसी को टैक्स कलेक्ट करने की इजाजत देंगे, उतना ही ज्यादा आप उसको फेडरल बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप मेयर को टैक्स कलेक्शन करने की इजाजत दे दें कि मेयर टैक्स करेगा, तो आप मतलब आप एक टर्शरी फेडरल करना शुरू हो जाएंगे, किसी एक टर्शरी फेडरल सब्जेक्ट निकालना शुरू हो जाएंगे। आई वुड से कि ये यानी जो यूनिटरी सिस्टम है उसके अंदर बैतुल माल में जो जा रहा है ना, जो टैक्सेस है ना, दे आर यानी सेंटर है, बैतुल माल सेंट्रल एक चीज है, और अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल जो है ना, अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल वो लाई करती है, इट लाइज विद द सेंटर। एक मिसाल नजर में आ रही है, वो दे दूं? मतलब हो सकता है कि उससे डिबेट एक तरफ मतलब निकल जाए। मैं फिर से 10 मिनट्स, अच्छा वो मैं देना इसलिए नहीं चाह रहा था कि वो उससे डिबेट आगे पीछे हो सकती है लेजिस्लेचर से मुतालिक। ये जो मैंने मिसाल दी थी, ये तो ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी ना, कि कौन किस पे क्या खर्च करना चाह रहा है। एक और लेजिस्लेचर है, फॉर एग्जाम्पल सिंध का सूबा है, वो बहुत खुशहाल सूबा है,
उधर ना कोई बंदा चोरी करे तो बड़ा मायूब समझा जाएगा, क्योंकि है ही बहुत ज्यादा खुशहाल सूबा। सही। केपीके का सूबा जो है उधर बहुत ज्यादा गुर्बत है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, और शरीर किस्म की गुर्बत है, लोग भिखारी बने हुए हैं किसी वजह से, वजह कोई भी हुई, जो भी वजह हुई, ठीक है। अब हुआ ये, मुझे पता है कि यानी आप ये कहेंगे कि एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर कभी ये होगा ही नहीं कि ये सुबह अमीर हो गया और वो सुबह गरीब हो गया, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं नहीं, हो क्रिएट कर रहा हूँ सकता है, कि हो सकता है, ठीक है, टेम्पोरेरी अच्छा, टेम्पोरेरी कहीं कहत टेम्पररली हो गया ना, टेम्पररली हो गया। तो हुआ ये कि हजरत उमर के जमाने का एक वाकया है कि उन्होंने, मुझे नहीं पता कि ये कितना सही उल इस्नाद है, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही है कि उन्होंने हाथ काटने की सजा जो है वो तर्क कर दी थी। अच्छा, अब हुआ ये कि सेंटर में बैठे हुए लोगों ने लेजिस्लेशन की कि हमें हाथ काटना है, हाथ काटने की सजा को तर्क करना है कुछ अरसे के लिए, को नीचे की सजा रखनी है, इसलिए कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब यहाँ पर एक मसला पड़ गया कि सिंध के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों, इधर तो भाई चोरी आप कर दोगे तो यहाँ तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि कोई बंदा चोरी करे। केपीके के लोग कह रहे हैं कि भाई चोरी ना करे तो खाए कहां से। तो अब केपीके लोग कह रहे हैं कि हमें डिफरेंट लॉ, हमारे ऊपर एक डिफरेंट लॉ लगा दो, उधर बेशक ना लगाओ। इसको यूनिटरी में रहते आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, यानी प्योरली रजिस्ट्रेशन से मुतालिक अब एक चीज है। ठीक है। अब इसमें मेरा जो जवाब है वो तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। बहुत आसान जवाब है मेरे जहन में कि एक्चुअली यू कैन डील विद दिस यूजिंग अ सिंगल लॉ। देयर इज अ सिंगल लॉ दैट डील्स विद बोथ सिचुएशंस एंड द लॉ सेज, आई थिंक, क्योंकि ये यहाँ यहीं से हमें, आई थिंक इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कि हमारा जो शरीयत है ना, इट्स सच अ मैच्योर सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इट्स सच अ इतनी हाईली सोफिस्टिकेटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस्लाम की कि इट हैज द एबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन वेरी इजीली। और वो ये है कि जिस एरिया में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो वहाँ पे जो है ये सज़ा नहीं दी जाएगी, और जिस एरिया में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है वहाँ ये सज़ा दी जाएगी बाय लॉ। दिस इज द लॉ इटसेल्फ सेज कि इफ द सिचुएशन इज वेरी डायर देन यू विल नॉट अप्लाई द हद। सही है, दिस इज बाय लॉ। बाय लॉ ये ऑलरेडी, ये एक ऐसा मामला है जिसमें जैसे कहते हैं ना, द स्कॉलर्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन। I think this is no longer an ijtihadi issue. There is a consensus of all Jamhur ulama on the issue. So I don't think even the Khalifa has the authority to override and say कि नहीं मैं one law impose करूँगा और for all places, and ये कोई नहीं है, मैं किसी exception को, किसी रुख्सा को मैं नहीं मानता और मैं बगैर किसी रुख्सत के मुतलक हुक्म हद अप्लाई करूँगा हर जगह। I don't think Khalifa has that authority because this is a very developed area of fiqh in Islam and Khalifa cannot override it. So होगा ये कि जिस इलाके में कहत हो गया है उस इलाके में जब चोरी पकड़ी जाएगी तो जो जज के पास मामला लाया जाएगा तो जज जो है वो उस रुख्सा को इस्तेमाल करेगा और वो हद जारी नहीं करेगा, ये होगा बस। और जिस इलाके में चोरी हुई है उस इलाके में जब काजी के पास मामला लाया जाएगा तो वो हद नाफिज करेगा क्योंकि वो कहेगा कि कोई रुख्सत नहीं थी। अच्छा, सही है। अच्छा, मजे का जवाब था, लिटरली मजे का जवाब था। तो लेकिन खैर वो तो हर अगले नौयत के सवाल आते हैं कि वो, अच्छा वैसे इसी से एक क्वेश्चन निकल रहा है कि अगर किसी इलाके के लोगों को ये लग रहा है कि होना चाहिए इस तरह, तो वो बात अपनी पहुंचाएंगे किस तरह, मतलब काजी तक। फॉर एग्जांपल केपी के लोगों ने बात पहुंचानी है काजी को कि भाई ये है हमारे हालात, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? काजी इस चीज का फैसला, यानी इस चीज का फैसला फाइनली काजी ने करना है, लेकिन काजी भी कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए ये फैसला करेगा, तो वो ये पैरामीटर्स, हिस्टोरिकली हमारे जो कौजा होते थे, काजी होते थे, दे वर वेरी अवेयर पीपल, they knew the हालात on the ground, they were very in touch with society। सही है, तो I think this is one of the conditions for a qazi. The qazi has to be very aware of the like current conditions जिसपे वो अपने अहकाम शरिया को अप्लाई करे। एक्चुअली इज्तिहाद की कंडीशन है ना, जब आप कोई भी किसी भी जब जो भी काजी जब भी कोई फैसला करता है तो एक्चुअली एक इज्तिहाद करता है, और इज्तिहाद की तो ये शर्त है कि आपको सिर्फ कुरान और सुन्नत को नहीं देखना होता, आपको तहकीकुल मनात कहते हैं इसको, तहकीकुल मनात करना होता है। आपको जो केस आपके सामने आया है, आप उस केस को अच्छे से स्टडी करना आप पे लाजिम है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है ना वो हवा में जो अप्लाई करते रहें, थ्योरी को अप्लाई करते रहें। यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड इन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो ये बात है।